हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 का देखिए नाम है फ्रेंड्स, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मैथ का एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैं जब अपना कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा तो मेरे उस कोर्स पर आपको जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप यहां से सीख लीजिए, उसके बाद फिर आप मेरा जो कोर्स होगा आप कोर्स से मेरा कोर्स बाय करके आप वहां पर भी अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं और 90 से 100% मार्क्स वहां से आप उठा सकते हैं। मतलब कि अगर आप मेरे कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो गारंटेड है कि आपका 100% मार्क्स मैथ में तो उठ ही जाएगा। मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पर लेके आने वाला हूँ। लेकिन यूट्यूब पर मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कौन सा मैथ किस प्रकार से बनता है। और समझिए कि ये इस ईयर का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। तो देखिए वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले आप ये समझिए संख्या क्या होती है। तो संख्या उसी को ना बोलते हैं जो नंबर में हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक से लेके जितना भी आप गिन सकते हो सभी को संख्या बोलते हैं ना। वहां पे देखिए बहुत सारा टाइप चला आता है। एक आता प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, तो गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, जो एक से लेकर के पूरा आप जहां तक भी आप गिन सकते हो वहां तक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि प्राकृतिक संख्या में अगर आप जीरो को ऐड कर दीजिए तो वो नंबर पूर्ण कहलाता है। जैसे कि अगर आप एक के बाद अगर जीरो लगा दीजिए तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या कहलाएगी 10, यानी 10 कहलाएगा। तो जीरो से ये संख्या स्टार्ट होती है और जहां तक आप सोच सकते हैं वो वहां तक जा सकता है। थोड़ा आप ही सोचिए कि आपको 9 तक तो गिनती आती है, आप 10 कैसे बनाएंगे। 10 के बाद ही ना आप डबल 1 डबल 2 कर सकते हैं या 12 13 14 कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वहां पर जाने के पहले आपको जीरो की तो आवश्यकता पड़ती है ना 10 में। या फिर अगर आप 100 से अगर ऊपर जाना चाहते हैं, अब कहीं पर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक जीरो की आवश्यकता पड़ती है। आप सिंगल अंक से जब डबल अंक में जाएंगे तो वहां भी आपको जीरो की आवश्यकता पड़ेगी। आप डबल अंक से जब जाएंगे ट्रिपल अंक में तो वहां भी आपको जीरो की आवश्यकता पड़ेगी ना। इसीलिए जीरो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। थर्ड नंबर पर देखिए हमारा जो आता है वो इसी में भी चला आता है कि एक हो जाता है ऋणात्मक संख्या, एक हो जाता है धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक में क्या हो गया कि जितना भी आपका माइनस का नंबर जितना है सभी आपका कहलाएगा ऋणात्मक संख्या, यानी -1 -2 -3 ऐसे करके सो ऑन। और धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या आपका प्लस में रहता है, चाहे वो +1 +2 +3 कहलाता है, वो सारा चीज हमारा धनात्मक संख्या में गिनती हो जाता है। यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स, वो पढ़ना है हम लोग को वास्तविक संख्या। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 10th में भी थोड़ा सा इसके बारे में जानना है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलने वाले जो फटाफट करना है। अब देखिए जो क्लास 10th में जो है वो है क्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जब, सुनिएगा ध्यान से, तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब मिल जाता है आपस में और वहां से जो नंबर निकल के आता है इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या समझे, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब आपस में जुड़ता है, घटता है, गुना होता है या फिर भाग होता है, मतलब किसी भी रूप में अगर ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्लास 11th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बट अभी हल्का सा समझ लीजिए। तो ये नंबर देखिए आपको किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, चाहे 2 + √3 रहे, चाहे 4 + √5 रहे, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। थोड़ा सा आप इन दोनों को भी समझ लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही जरूरत पड़ने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूट्यूब पर मैं डालने वाला हूँ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा ये भले लंबा चला जाएगा लेकिन डीप में सीखना है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो हम या आप कोई भी इंसान किसी भी संख्या को अगर आप, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
किसी भी संख्या को अगर आप p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो q का जो मान है, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो समझ के चलिए कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित कहलाता है। इस वजह से 0 का नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 2/3 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, लेकिन नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी संख्या को p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियरली नहीं दिखे तो आप 360p पे जाकर के या फिर 480p पे जाकर के आप उसको स्विच कर दीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपना डिजिटल बोर्ड भी खरीदने वाला हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए हार्डवेयर क्लासेस के नाम पे, वहां पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या हो गया, सेकंड हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो संख्या हमेशा रूट में रहता है। ठीक है, जो संख्या हमेशा क्या रहता है, रूट में रहता है, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो हमेशा वर्गमूल के रूप में रहे, घनमूल के रूप में रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, मतलब जो भी संख्या आपका रूट के भीतर रहेगा, यानी ऐसी संख्या जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। मतलब अगर आप √2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1.414 हम लोग मान के चलते हैं ना, लेकिन क्या ये यहीं पे खत्म हो जाती है, नहीं, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसका कोई अंत ही नहीं है। अपरिमेय संख्या का कोई अंत ही नहीं होता है, ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगा। हम लोग किसी डेसिमल के 3 प्लेस वैल्यू तक लेके चलते हैं, है ना, हम लोग दशमलव के बाद तक 3 अंक तक लेके चलते हैं, लेकिन ये कभी नंबर खत्म हो ही नहीं सकता है। अगर आप देखिए बात कीजिए, हाँ देखिए अगर आप बात कीजिए 22/7, तो ये एक नंबर है जो एक जगह पे जाकर के खत्म हो जाता है। आपका क्या होता है, वो 3.1416। ठीक है, यहाँ पर आकर ये वैल्यू क्या होता है, पूरा पूरी खत्म हो जाता है, मतलब खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद फिर यही सीरीज जो है बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप पाई लेके चलेंगे, पाई, तो पाई का वैल्यू आप क्या बोलेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.1415। ऐसा करते करते इसका बहुत सारा नंबर आएगा जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सभी नंबर किस में आपको काउंट होता है फ्रेंड्स, ये अपरिमेय संख्या में काउंट होता है। एक थोड़ा सा अंतर भी समझ लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक हल्का सा अंतर है, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा जब मैं आपको मैथ बनाऊंगा तब, लेकिन अभी आप हल्का सा समझ लीजिए। दोनों में देखिए अंतर ये है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या, परिमेय संख्या ये भी है कि अगर आप नीचे वाले से, मतलब कि अगर आप भाग अगर लगा रहे हैं तो भाग में आपको जो भी वैल्यू निकल के आ रहा, एक निश्चित अंतराल पे रिपीटेशन होना चाहिए। अगर निश्चित अंतराल पे रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा है 1416, फिर आपका आएगा 1416, आएगा 1416, ऐसे करके नंबर बढ़ रहा है। तो अगर ये निश्चित अंतराल पर रिपीट हो रहा है तो भी वो संख्या आपका परिमेय संख्या में ही गिनती होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा पूरी अगर कटना ही चाहिए तो भी आपका परिमेय कहलाएगा, अगर पूरा पूरी नहीं भी कट रहा है लेकिन रिपीट अगर कर रहा तो भी आपको वो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये नंबर आपका देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो परिमेय कहलाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में आपका नंबर कभी भी रिपीट नहीं मिलता है देखने को। जैसे देखिए 1.414, यहाँ पर और भी कुछ नंबर आ सकता है, मतलब यहाँ पर आपको जो रिपीटेशन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। अब समझते हैं जो इस, मतलब अब समझते हैं यूक्लिड के बारे में। तो देखिए यूक्लिड क्या थे ना, एक ज्यामिति है, आप तो ज्यामिति पढ़े होंगे मैथ में, पहले भी आप पढ़े होंगे, मैं भी यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ज्यामिति में क्या है कि ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं यूक्लिड। तो यूक्लिड ने एक तरीका बनाया किसी भी चीज को, मतलब क्या बोलता है, मौसक पर निकालने का एक तरीका बताया, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, मतलब मौसक पर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बताया, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड के मेथड से। और वही यूक्लिड के मेथड का नाम यहाँ पर पड़ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ लिखा हूँ। प्रेमिका किसे कहते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमिका। एग्जाम में पूछा जाता है प्रेमिका का डेफिनेशन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। तो प्रेमिका कहते किसको है, तो प्रेमिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है।
कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको कुछ भी बोलूं और आप उस चीज को किसी दूसरे जगह पे आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ऐठ के बोलना, जैसे मुहावरा भी बहुत सारा जो निकला हुआ है कि अगर कोई इंसान, एक एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंसान मतलब रास्ते में चल रहा है और वो बेचारा जो है गिर जा रहा, मतलब ठोकर खा के गिर जा रहा, तो क्या बोल रहा है कि ये तो रास्ता ही खराब है, यहाँ पे तो ये गिट्टी होना ही नहीं चाहिए था, ये तो रास्ता ही खराब है। इसी पे एक मुहावरा क्या आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही ना आता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या, कि आपको खुद तो चलने आ नहीं रहा है, आप दोष दे रहे हो रास्ते को। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल पे ये वाला मतलब ये वाला मुहावरा देखिए सूट खाया ना, बस जस्ट लाइक दैट वही प्रमेयिका कहलाता है। कि प्रमेयिका में आपको एक कथन दिया जाएगा, आपको एक बात दिया जाएगा, आपको एक मतलब एक बात समझाया जाएगा, और आपको उस बात को लेकर के आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको वो उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग इसका एचसीएफ में यूज करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्लियरली अच्छे से। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड देखिए आपका क्या है, एल्गोरिदम है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का भी आपका एग्जाम में पूछता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला मतलब चेन होता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने या विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। मतलब क्या, तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक ऐसा क्या बोलता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो पहले से सिद्ध हो चुका है कि वो सच है, और उस फॉर्मूला को आप बार बार यूज कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो उस विधि को, वो जो प्रक्रिया जो आप यूज कर रहे हैं, वो जो आप प्रोसेस जो अपना रहे हैं, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये लेमा पूछता है, लेमा का मतलब ये प्रमेयिका हो गया, और कभी कभी आपसे पूछता है ये एल्गोरिदम पूछता है। तो आप फटाफट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा, कम से कम तो आपको मतलब आधा घंटा से तो ऊपर का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। थोड़ा आप ही सोचिए ना कि जीवन में एक ही बार तो आपको मैट्रिक का एग्जाम देना है, अब उसमें भी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं। जीवन में देखिए एक ही बार मिला, अब क्या पता आपको अगले जन्म में इंसान का ही रूप मिले, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना है कि नहीं। तो एक ही बार में सब निपटाना है तो अच्छे से कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू का चैप्टर वाइज मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, आपको मैं सारा चीज करवाऊंगा, आप विश्वास तो कीजिए और मेरी वीडियो को देखिए तो कम से कम। अब यहाँ समझ, अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, एक ये वाला आ गया कथन। तो हमारे यूक्लिड जी ये कहते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ये होता है क्या, हम इसको समझते हैं। अब देखिए ए यहाँ पे क्या है, हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना फ्रेंड, भाज्य वाला। ए होता है हमारा भाज्य, क्या होता है फ्रेंड, भाज्य होता है। बी क्या होता है, बी होता है हमारा भाजक, भाजक मतलब जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं। क्यों, देखिए हमारा होता है भागफल, कितने बार में वो चीज कट रहा है, यानी कि कोशेंट। और आर होता है हमारा क्या, शेषफल, यानी कि हमारा ये हो गया रिमाइंडर, कि लास्ट में कटने के बाद क्या बचा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखिए, बोला है जो आर जो है, आर का मतलब होता है शेषफल। तो बोला है आर या तो आपको 0 के बराबर भी आएगा, मतलब जब पूरा पूरी कट जाएगा तो लास्ट में 0 ही बचता है, पता है आपको, डिवाइड किए हैं आप। या फिर आपका 0 से बड़ा आएगा, दोनों में से एक कंडीशन हो सकता है। लेकिन जो आपका शेषफल जो आएगा वो आपका इस भाजक से, यानी जिससे आप भाग लगा रहे हैं, उससे हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि बड़ा होगा तो हम लोग डिवाइड तो कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं बोला ना फ्रेंड आपको मैं बारीकी से हर एक चीज समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ लेता हूँ 2 और 7 का एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं 2 से 7 को डिवाइड किया, ठीक है। मैं 2 से 7 को देखिए डिवाइड किया, 3 बार में ये कट गया, आया कितना 6, नीचे कितना आया 1। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, एक सेकेंड, कैमरा ठीक है ना, हाँ ठीक ही ठाक है।
अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि देखिए इन मतलब सबसे देखिए ये वाला क्या है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये हमारा कहलाता है ए। इससे देखिए हम लोग भाग लगा रहे तो ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भागफल यानी क्यू, और ये वाला हो गया हमारा शेषफल यानी आर। आप यहीं पे समझ लीजिए, देखिए क्या है, कंडीशन फॉलो किया। अब देखिए यहीं पर ए, हम लोग रूल क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए क्या है, वो नंबर है जिसको हम लोगों को भाग लगाना होता है। बी क्या है, वो नंबर है जिससे भाग लगाते हैं। क्यू क्या है, जो हमारा भागफल है वो हो गया। और आर क्या है, जो हमारा शेषफल बचा वो हो। अब देखिए हम इस 7 को ऐसे लिख सकते हैं, हम 7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी का तो एक कॉन्सेप्ट मिल गया हमको, एक ढांचा मिल गया जिसका नाम पड़ा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यही वाला कथन हमारे यूक्लिड जी दिए हैं, जिसका नाम पड़ गया प्रमेयिका। क्लियर हो गया अच्छे से? इसी का नाम पड़ गया आपका प्रमेयिका। इस वजह से हम लोग देखिए जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवीजन का भाग वाला सारा इसी पर देखिए आधारित रहेगा। वो इस कथन को क्या कर रहा है, सही सिद्ध कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस प्रमेयिका का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहना आप देखिए आर। आर को थोड़ा समझते हैं। देखिए आर क्या है, आर देखा है एक, क्या बोला, आर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा। देखिए जीरो है या जीरो से देखिए बड़ा है। और क्या बोला, बी से छोटा होगा। बी से छोटा का मतलब बी कितना हो गया, बी देखिए 2 हो गया। देखिए 2 से छोटा है ना 2 से छोटा, बस यही चीज है। अब यही प्रोसेस हमको तब तक करना होता है जब तक कि हमारा आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। यही प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू यानी शेषफल आपका 0 ना हो जाए। जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा तो समझिए कि आपका एचसीएफ वहीं पे निकल के चला आए। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी, देखिए क्या है ये प्रक्रिया, यही वाला प्रक्रिया सेम है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला है। तो आपको इस चीज प्रक्रिया को मतलब बार बार क्या करना है, रिपीट करते रहना है। जब तक करना है तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। और क्या देखिए बोला, जब आपका आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब ए और बी का मौसम बी कहलाएगा, मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हैं आपका वो कहलाएगा। चलिए इसी को समझते हैं। क्या यहाँ देखिए आर 0 हुआ, नहीं ना हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बी से मतलब इस बी को इस शेषफल से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बी हो जाएगा और यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। शेषफल देखिए 0 आ गया। और जहां पे शेषफल 0 आ गया तो हमारा ये जो बी वाला है वही हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या, HCF 1 हो जाएगा। एक चीज और समझिए, यूक्लिड में आपको HCF यानी कि मौसा निकालने के लिए सिखाया जाता है। और मौसा में क्या है कि देखिए जब आपका ये 1 पे खत्म हुआ तो फिर आप 1 से ना देखिए डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो आपका शेषफल बचता है आप वहां से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग का जो यहाँ पे शेषफल बचा उसी को हम लोग क्या ले लिए, भाजक ले लिए। और जो आपका देखिए यहाँ पर भाजक था वो अगले लाइन में जाकर क्या बन गया, भाज्य बन गया। यानी शेषफल क्या बन जा रहा, भाजक बन जा रहा। और भाजक क्या बन रहा, भाज्य बन जा रहा। समझे? बस उसी प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। आए समझ में? अब देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। और इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी अगर बनाएंगे तो आपका फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना हुआ, 18 मिनट देखिए हो चुका है। आप चाहे फ्रेंड्स तो अगर आपको मेरी मतलब मेरा आवाज जो है अगर आपको थोड़ा स्लो लग रही है तो आप उसको 1.25 टाइम्स पे मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा आवाज जो है स्पीड हो जाए। ठीक है, आप उसको मतलब बढ़ा भी सकते हैं। आपके यूट्यूब पर या सभी के यूट्यूब पर ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैं फटाफट आपको समझाता हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए दिया है 135, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। और दूसरा देखिए दिया हुआ है 225। अब यहीं पे समझिए सॉल्यूशन, हमको यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो हमारा ए क्या हो जाएगा 225 और हमारा बी क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए करते हैं डिवाइड। तो लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रमेयिका क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका 225 है, बी क्या है आपका 135 है, क्यू हमको नहीं पता और आर भी हमको नहीं पता।
तो आप भाग करेंगे ना साइड में, आप साइड में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 135 से 225 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 135 जाएगा और यहाँ पे आएगा 0 और ये आएगा 13, 9, 22 होता है, यानी 90 चला है। यानी कि एक बार में आपका ये जाएगा, भाग लगेगा और आपका शेषफल आएगा 90। अब तो आप एचसीएफ निकालने में मैंने बताया आपको, तो यहाँ तो आप 90 से भाग करेंगे। तो अभी भी देखिए आर का 0 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ लिखते हैं आर डज नॉट इक्वल टू 0। जब आर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर चलते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सजा के लिख देते हैं। तो आपका ए क्या हो जाएगा? 135 और आपका बी क्या हो जाएगा? 90। फिर वही चलिए यहाँ पे। अब हम इस लाइन को न लिखकर मैं हम डायरेक्ट इसी लाइन को लिखते हैं। क्या आएगा? 135 बराबर 90 गुना 90 से कीजिए डिवाइड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार में आपका होने वाला है, क्या बचेगा? 45 देखिए बचेगा। तो 90 इंटू 1 प्लस आ गया 45। अभी भी आर का वैल्यू देखिए 0 नहीं हुआ हमारा। फिर यहाँ लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चलेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि ए हमारा हो गया 90 और बी हमारा हो गया 45। ठीक है। अब फिर यही चीज लगाइए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? 90 बराबर 45 से भाग लगाए, बी के जगह पे 45 चला आएगा। अब 45 से 90 देखिए दो बार में कट जाता है, तो 45 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। आर देखिए 0 आ गया ना। आर जब 0 आ गया तो इसीलिए आप यहीं पे लिख सकते हैं। इसीलिए मौसा क्या हो जाएगा? मैंने बताया था जब आर 0 हो जाता है तो आपका मौसा वो बी कहलाता है, यानी मौसा आपका हो जाएगा 45। ठीक है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल इस तरीके से समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही आप एग्जाम में बनाइए, आपको गारंटी है फुल मार्क्स आए। ठीक। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन देखे दिया हुआ है, इसमें आइए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन जो है समझ में फ्रेंड्स आपको लिखना कैसे है जो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको। ये थर्ड नंबर वाला क्या है? देखिए 250, 175 और 425 है। ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इतना इसमें कितना आंसर है। ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर तीन, अगर आपको 3 वैल्यू दे दे, 4 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 को लेके चलेंगे, जो फिर आंसर निकल के आएगा फिर उसके साथ लास्ट वाले को लेके चलेंगे। तो वही काम, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा 250 और आपका बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 175। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए प्रमेयिका से मैं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये कथन को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एचसीएफ निकाल के कथन को सिद्ध कर रहे हैं। एल्गोरिथम तो उस तरीका को हम लोग बोलते हैं। क्या होता है, एक ही बार आपको देखिए लिखना, 10 बार आपको नहीं लिखना। थोड़ा सा आप ये भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। जहाँ आर जो है जहाँ आर जो है 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। पढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए 250 इक्वल टू क्या हो गया? 175। साइड में कैलकुलेशन भी करते रहिए और यहाँ पे अपना काम भी करते रहिए। अब 175 से 225 को डिवाइड करेंगे, 175 ही आएगा। 0 आ गया, 50 आ गया। यानी कि ये एक बार में देखिए जाएगा और आपका यहाँ पे शेषफल बचेगा 50। आर तो हमारा 0 नहीं आया, तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चलते हैं यहाँ पे कि फिर अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 175 और बी का मान क्या हो जाएगा? जो बचा आपका शेषफल। तो इसी हिसाब से चलेगा। तो 175 इक्वल टू क्या आएगा? तो 50 से अब देखिए भाग करेंगे। 50 से 175 को भाग करेंगे तो देखिए आएगा 3 बार में 150, 25 बच गया। यानी 50 गुना 3 और यहाँ पे बचा 25 बच गया। अभी भी देखिए आर का वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। फिर चलना पड़ेगा यही काम करने के लिए। अब यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 50 और बी का मान आपका हो जाएगा 25। अब चलेगा यहाँ पे दिखाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा ये 25 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इससे क्या निकला? इससे आपका निकल के आ गया 25। ये हुआ पहला काम। अब चलते हैं इसके साथ लेकर के, फिर चलेगा यहाँ पे। अब एचसीएफ या मौसम जो भी लिखे, हिंदी में तो चल रहे हैं, लिखेंगे अब मौसम
425, 25 का निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ तरीका है लिखने का, ठीक है। किताबी ज्ञान सीखिए, लेकिन किताबी कीड़ा मत बनिए, अपना भी कुछ दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा पर फिर इसी प्रकार से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, एक सेकंड हिसाब से लिखता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो आर है वो 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। ये हो गया आपका 425, ये हो गया आपका 25। काट के देखिए, 25 से कटता है 425, तो 25 एकम 25 हो जाएगा। 25 7 32 यानी कि 175 यहाँ पे आएगा, तो 25 7 175, देखिए पूरा पूरी कट जाएगा। तो 25 × 7 प्लस हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपका आर क्या बोले 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, यानी मौसम पर क्या निकल के आएगा, तो आपका 25 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आपका वो 25 निकल के आएगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ नीचे आपको, हल्का सा देख लीजिए, ठीक है। आपका ये 25 निकल कर आएगा। आगे समझ में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस चैप्टर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, मैं आपको सारे टाइप के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप अगर चाहे तो आप हर एक क्वेश्चन को अगर आप दोबारा बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ 1.2 एक्सरसाइज से, तो फटाफट उसको भी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि एक चैप्टर का वीडियो कम से कम तो 1 घंटा में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप अगर इतना भी कर लेते हो ना, तो आपका एग्जाम पे फुल मार्क्स के बाहर नहीं आने वाला, आप जान लीजिए, फुल मार्क्स तो आना ही आना है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ठीक है। ग्रीन पेन, हाँ ग्रीन ठीक रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा देखिए यहाँ पर दिए गया है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में है, जहां पर q एक पूर्णांक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको इतना ही करने बोला जा रहा है कि आपको यूक्लिड के फॉर्मूला का यूज करना है और आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये कथन आपको बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, पहले ये समझते हैं। देखिए बोला गया है यहाँ पर 4q+1 के रूप में है, या फिर ये 4q+3 के रूप में है, दोनों में से कोई एक है। अगर आप हल्का सा गौर करेंगे तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि आपका यूक्लिड के फॉर्मूला के रूप में, तो देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर लिखते हैं यूक्लिड का प्रमेय अगर चढ़ाते हैं, तो ये देखिए उसी फॉर्म में ना है। यहाँ पर आपका 4q+ या 1 या +3 आएगा, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, बी का मान मिल गया 4, मिल गया ना। बस इसी चीज को आपको यहाँ पे यूज करना। तो देखिए हमको यहाँ से बी पता चल गया 4 है, तो यहाँ हम लेके चलते हैं कि यहाँ बी इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा 4। इसीलिए यहाँ पर फिर अब लगा दीजिए, अब उस पे क्या आ जाएगा, जब बी इक्वल टू 4, तो आर का वैल्यू क्या लेना होगा, आर का वैल्यू देखिए यहाँ बी लिखा था, बी की जगह पर 4 लिखा जाएगा, मतलब आर का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा होगा। यही चीज यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पर इस चीज के बारे में ये पता चल गया कि आपको आर लेना क्या क्या है। अब देखिए ले सकते क्या क्या है, तो 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन क्या 4 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको 4 नहीं लेना है आर का वैल्यू को। अब सब कुछ सेट कर दीजिए उसी सेम फॉर्मूला पे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, ठीक है। तो जब हम लेके चलते हैं यहाँ पे, पहले लेके चलिए ये पहला नंबर आर इक्वल टू 0, जब आर इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो क्या आएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 4q, यही ना आएगा, क्योंकि आर की जगह पे तो 0 लिखा हुआ है, तो कुछ तो लिखेंगे नहीं। सेकंड देखिए आर का वैल्यू लेके चलते हैं 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4q+1। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आर के वैल्यू लेके चलते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4q+2।
अगर हम यहाँ पे देखिए 2 ले लेते हैं तो क्या देखिए निकल के आएगा, हम यहाँ पे 2 से कट जाएगा और ये आएगा 2 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझाता हूँ आपको आगे। ठीक है, आगे देखिए 4 पे चलते हैं, बराबर ये यहाँ पे 0 आएगा। फिर देखिए आर के वैल्यू आ गया 3, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 क्यू प्लस 3। आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया? देखिए क्या क्या बोला क्वेश्चन की, ये जो है विषम पूर्णांक है और हमको इसी में प्रूफ करना धनात्मक विषम पूर्णांक में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 0 जो है ये पूर्णांक में है, मतलब विषम पूर्णांक में, सॉरी 0 देखिए सम संख्या में है, और देखिए 2 भी हमारा सम संख्या है, और हम लोगों को यहाँ पे लेने बोला गया है क्या, विषम पूर्णांक। तो देखिए 1 हमारा विषम है और 3 हमारा क्या है, विषम है। और विषम संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो नंबर 2 से नहीं कटता है। तो देखिए ये नंबर इस फॉर्म में देखिए बन के आ गया, क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा ना। क्या ये नंबर देखिए, ये नंबर 2 से कट रहा है, ये भी देखिए 2 से नहीं कट रहा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या है, वो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक में है। अब वहीं पे समझिए जो सम संख्या है, देखिए जो एक सम संख्या है, देखिए 4 क्यू आ गया। इस 4 क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 क्यू प्लस 0, मतलब कि ये नंबर देखिए 2 से कट जा रहा है, और जहां ये 2 से कट जा रहा है मतलब ये सम संख्या है। फिर देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा नंबर आ गया निकल के, तो ये भी नंबर देखिए 2 से कट जा रहा है, ये भी सम संख्या है। और हमको प्रूफ करने क्या बोला है कि अगर मतलब क्यू एक पूर्णांक है जो कि आपका विषम में होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो आप दिखाइए कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कौन? 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3। देखिए प्रूफ हमारा हो गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः यह सिद्ध होता है कि अतः यह सिद्ध होता है कि 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रूफ। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही आसान है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप सबसे पहले वहां से आप बी निकाल लीजिए। बी क्या हो गया आपका, आप यूक्लिड के प्रमेयिका में सेट करेंगे आपका बी निकल जाएगा। जब आपका बी निकल जाएगा तो आप उसको आर वाले में जब सेट करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको वैल्यू लेना कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद फिर आप सबको सेट कर दीजिए और जो आपसे पूछा गया उसके अनुसार आप लगा दीजिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। एक में 250 लीटर दूध है, दूसरे में 425 है। अब बोला पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए। महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है। मतलब एक ऐसा चीज से मापिए जिससे आप दोनों पात्रों के दूध को माप सकते हैं, दोनों में ही वो चीज अट जाना चाहिए। अब यहीं पे समझिए कि ये क्या हो जाएगा। तो जब भी आपका महत्तम का बात करता है तो आप क्या करते हैं, हमेशा आपको निकालना पड़ता है एचसीएफ, यानी कि आपको मासा का निकालना पड़ता है। जब भी आपको महत्तम का बात करें तो आपको हमेशा एचसीएफ या फिर आपको मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको सिखाया था बस आप वैसा ही यहाँ पे यूज कर देंगे, काम बन जाएगा। देखिए बड़ा नंबर आपका यहाँ पे 425 हो गया, छोटा नंबर आपका यहाँ पे 250 हो गया। तो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था यूक्लिड का प्रमेयिका से, आप उसी प्रमेयिका का यूज करके उस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फटाफट कुछ क्वेश्चन देख के दिया हुआ, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आपको देखिए क्वेश्चन में एकदम क्लियरली दिख ही रहा है, जहां से आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा मैं वहां पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करूंगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोला गया है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी आपको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा और उस फॉर्मेट में आपको इसको दिखाना है। चलिए फटाफट मैं आपको एक बताता हूँ, बाकी आप एक घर से बनाइएगा। ठीक है, पहला क्या है 4320। तो बस करना यहाँ पे क्या है कि आपको इसका निकालना है, क्या गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालिए तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से हो जाएगा यहाँ पर 21 दूनी 42, 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा ये, तो 10 दूनी 20, 2 अठी 16, इतना हो गया 1080। फिर जाएगा ये 540, फिर 2 से जाएगा 270, फिर 2 से जाएगा कितना 13 दूनी 26 और 135। अब ये जाएगा 3 से, क्योंकि 5 से 8 9 होता है, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और फिर आएगा 3 से 15 और 3 से आएगा 5। तो देखिए इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकालना है और उसी को आपको यहाँ पे दिखा देना है लिख करके। 2 गुना 2 कितना है, 2 यहाँ पे 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 3 आपका यहाँ पे 3 बार है, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना आ गया 5। ये हो गया आपका गुणनखंड का रूप में आंसर। ठीक है,
ये क्लियरली हो गया आपका 2 नंबर पे आते हैं। देखिए सेकंड में क्या बोला है, आपसे पूछा है कि जो क्वेश्चन है 23750, उसमें आपसे पूछा है कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको इसका भी गुणनखंड निकालना है। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। ये कभी कभी पूछता है, बट ज्यादातर ये दोनों पूछता है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स आपको पूछेगा। तो इसमें पूछा है इसका अधिकतम घात क्या होगा, 100 बताइए। तो इसी प्रकार से आपको इसका भी गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद क्या देखिए पूछा है एक चीज इसमें और, आपसे जिसका घात पूछेगा आपसे उसी से भाग लगाइएगा, उसके अलावा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। हो गया ना सबसे आसान। पूछा है 5 का घात बताइए, तो आपको 5 से भाग लगाना है, ठीक है, और किसी से लगाना ही नहीं। नहीं लगता है छोड़ देंगे, 5 से करेंगे। कितना आएगा, 5 और 20, बचा यहाँ पे 3 7 37, फिर आएगा 5 7 35, बचा 2 5 25, 5 5 25, और ये हो गया 0। फिर 5 से काटेंगे, 5 में 45, 5 एकम 5, 0 आ गया। अब लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 5 से भी कटेगा ही कटेगा। फिर 5 से आया कितना, 18 25 90 हो गया, 5 दूनी 10 हो गए। ठीक है, तो देखिए 5 आपका कितने बार आ गया, अब तो देखिए आ गई, 5 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटने का रूल क्या है कि आपका लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 का घात कितना हो गया, 5 का यहाँ पर अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका 3 हो गया। क्या हो गया, 5 का आपका अधिकतम घात 3 हो गया। आए समझ में, 5 का कितना हो गया, अधिकतम घात 3 हो गया। सेम देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है क्या, इस फॉर्मूला में देखिए दिया है 2 5 7 13, तो आपको इन सभी से डिवाइड करना है। इतना बड़ा नंबर है, आप सभी से डिवाइड कर लीजिए, आपको देखिए हिंट मिल गया है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। 6370 है, तो पहले इसको सॉल्व करते 2 से। 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से होगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, लास्ट में 5 आ गया तो कटेगा 5 से। 5 6 30, बचा 1, और 8 18, 5 3 15, बचा 3, और 5 7 35 हो गया। अब 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 एकम 7, और फिर अब 13 से काट देते हैं, 13 गुना 7। देखिए कितना आ गया, तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, 13 गुना 7। अब यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 2 एक ही बार में है, तो 2 का पावर लिखेंगे 1। 5 कितने बार है, 5 भी एक ही बार है, पावर 1। 7 कितने बार है, 2 बार है, तो 7 का पावर 2। 13 एक बार है, तो पावर 1। अब यहाँ पे क्या माने थे इसको, एम एन के भी माने थे, तो देखिए 2 का पावर एन, तो एम का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 5 का पावर एन, तो एन का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 7 का पावर के, तो के का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और पी का मान आपका 1 आ गया। सबको आपको जोड़ने बोला गया, तो जोड़ देंगे, एम प्लस एन प्लस के प्लस पी, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2 3 3 2 5 हो जाएगा आपका इसका भी आंसर। आए समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुणनखंड वृक्ष की तरफ, फटाफट सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कीजिए। आपको सारा चीज मिल जाएगा वहां पे पीडीएफ के साथ। और क्रैश कोर्स तो जरूर बाय कीजिएगा, ज्यादा उसका मैं प्राइस नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है, कम ही रहेगा, आप खरीद सकते हैं। अब देखा आता है गुणनखंड वृक्ष में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आपका किस्मत खराब रहेगा तो चला आएगा। है बहुत ईजी, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपका ए है, अच्छा ये नहीं लिखेंगे, ये आपको साइड में कर देते हैं, यहाँ पर ये कर दिया। ये आपका दिया हुआ है 2, यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है कितना, 1260, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया आपका बी, बी बगल में कर देते हैं। और ये आपका देखिए दिया हुआ है 630। फिर यहाँ पे तोड़ेंगे तो आपका दिया है 2, और ये आपका दिया है सी। फिर इस सी को जब तोड़ते हैं तो आपका निकल के आता है 2 चीज, एक आएगा डी, और दूसरा आपका निकल के आएगा यहाँ से 105। फिर इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा ये एक्स, यहाँ पर आपका आएगा 35, अंदर ना लिखना है। और जब इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा वाई, और यहाँ पर आपका आएगा कितना, 7, ठीक है। चलिए ठीक ही है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, इससे साफ साफ पता चल रहा है इस चीज से
कि आपका जो है, देखिए इस चीज से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो इन दोनों से मिल करके बना है। ठीक है। एंड अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। और अगर आप ये नंबर अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इस नंबर को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और अगर आपको ये नंबर निकालना है तो इस नंबर को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है। दोनों को गुना करने पे आपको 20 का नंबर मिलेगा। कितना आएगा ये? 0। 2 6 के 12 हो गया, और 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 2520 हो गया आपका ए का मान। ए का मान कितना हो गया आपका? 2520 हो गया। गिनती फिर से मैं लिख रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे 1260 है, 630 और बी हमको पता नहीं है, तो 630 से इसको भाग लगा देंगे। फिर 2 बार में कटेगा तो आपका बी का मान 2 हो गया। फिर देखिए सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 से देखिए भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका? 2 3 6, 315 हो गया। अब इस 315 को अगर आप 105 से भाग करेंगे तो देखिए आपका डी निकल के आएगा 3 बार में। आएगा ना? अब इसको देखे तोड़ने पे क्या देखे बोला 35, तो 35 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 35 में 70, और 35 या 105, तो 3 आ गया यहाँ पर। अब 35 को तोड़ेगा तो क्या आएगा? 7, और यहाँ आएगा 5। तो आपका देखिए सारा मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर पे आपको बोला गया है क्या, गुणनखंड के तरीके से आपको यहाँ पर एचसीएफ भी निकालना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम भी निकालना है। चलिए वो भी समझ लेते हैं। ये भी आपका डन हो गया। 5 नंबर पे 5 में देखिए बोला है आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैं आपको एक बताता हूँ, 96 और 404। यहाँ 96 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 404। तोड़ते हैं दोनों को। 2 से जाएगा ये 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 5 यहाँ पे कितना है? 5 बार है। 2 यहाँ पे 5 बार है, 2 यहाँ पर 5 बार है, तो 3 हो गया। 404 का देखे निकालते हैं तो आएगा यहाँ पे 2 से 202, 2 से आएगा 101। तो ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 101। ये किसी से नहीं कटता। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है एचसीएफ, और पूछा है आपसे एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, जब आप जो नंबर आपका सभी चीज में मिल जाए आपका वो एचसीएफ कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 नंबर का भी निकालते गुणनखंड, तो जो नंबर आपका तीनों में मिलता है ना वही आपका मौसा या एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 ही नंबर देखे दोनों में मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जो नंबर आपका दोनों में मिल रहा है आपको वो तो लेना ही लेना है, साथ में जो नहीं मिल रहा है आपको उसको भी लेना। तो क्या देखिए हो गया बचा हमारा यहाँ पे ये 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ बच गया 101। कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 96 का लग रहा है, तो अगर 96, और यहाँ पर आपका आ गया 101। 101 ना गुना करने पे कितना आएगा? 96। 96 आपका ये आंसर आ जाएगा एलसीएम का, और ये आपका आ जाएगा एचसीएफ का। ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, थोड़ा समझते हैं। देखिए आपको अगला क्वेश्चन में देखिए ये बोला गया है, दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है। देखिए 6 में आपको देखिए ये बोला गया है, सॉरी, देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। आप इसको प्रूफ कीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। दो संख्या में आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू आपका आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्या दिया गया? 36 और दिया गया 54। तो आपको इस चारों चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे और देखेंगे कि आपका इस तरफ का मान यानी गुणनफल दोनों का सेम आ रहा है, और इसका दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकाल के जब गुना करें तो भी अगर आपका सेम नंबर आता है तो बोलेंगे कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। पहले इसे गुणनखंड कर देते हैं, है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 54। 36 से गुणा फिर कितना, देखिए 2 से काटेंगे आपको आएगा 18, 2 से आएगा 9, 3 से आएगा 3 और 3 हो गया। 54 में 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 9, 3 बार में आ गया। यहाँ से आप निकालिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ वो नंबर जो दोनों में मिले। तो खाली देखिए एक तो 2 मिल गया और आपका एक यहाँ पे देखिए 3 मिल गया। सब 3 देखिए आपको दोनों मिल गया। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है। और आपका ये एलसीएम कितना हो गया, तो देखिए जो दोनों में आपको मिल रहा है, तो ये वाला 2 देखे दोनों में मिल रहा है, एक उठा लेंगे। ये 3 देखे दोनों में मिल रहा है, आपको एक उठा लेना है। ये भी 3 देखे आपको दोनों में मिल रहा है, एक उठा लेना है। बच गया ये वाला एक्स्ट्रा 2 गुना 3, आपको इसको भी उठा लेना है। गुना कीजिए कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में 36, 36 तिया 108। ये हो गया आपका इसका एलसीएम हो गया। ठीक है। अब चलते हैं आगे का काम। अब बोला दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रूफ करना है ना, तो चलिए निकालते हैं। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे दो संख्या क्या क्या है, 36 और 54 है, तो 36 इंटू 54 कर देना है। कीजिए कितना आएगा। और उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम देखिए दिया गया है। तो ये कितना देखिए हो जाएगा आपका कितना आ गया, एचसीएफ आपका आया था 18, एलसीएम आपका आ गया 108। तो 18 8 144। कीजिए फटाफट क्या है। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, आएगा आपका 864, 108 यानी कि 4 4 9 1, यानी आएगा ये 1944 आ गया। यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो आपका ये भी कितना आएगा, 1944 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो लास्ट में आप बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपको ये काम हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा 6 नंबर के। अब मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट लिखवाया इसी पर बेसिस से देखिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पे निकल के आता है, वो भी आप समझ लीजिए, इसी पर आधारित है। अब देखिए इससे पूछा क्या गया है, बस यही रहेगा आपको क्वेश्चन में। और क्या कि पहली संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, आपको पूछेगा दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको ये दोनों दिया गया, पूछेगा ये संख्या ज्ञात करें, बस ये घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक है। साथ में क्या लेके चलते हैं, क्या देखिए बोला गया 7 का पहला नंबर पे कि आपका यहाँ पे एचसीएफ एचसीएफ देखिए 96 और 404 का दिया गया है, कितना 4 है। पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो आपको अटकना नहीं है, समझ लेना ध्यान से। ये देखिए ये आपका पहली संख्या है, आपका देखिए दूसरी संख्या है, आपका एचसीएफ वही लेके चलेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि पहली संख्या, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये होता है। पहली संख्या हो गया 96, दूसरी संख्या आपका हो गया 404। एचसीएफ कितना देखे दिया है, 4 दिया है, और आपसे आप पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब आप ये निकालेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ना। यानी कि 96 गुना 404 बटा आ गया 4, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 4 से कट गया 101 बार में, तो आपका यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ गया, 96 से गुना करेगा तो 96 96, आपका ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, वही अलग है। 96 168 का आपको यहाँ पे पूछा जा, मतलब क्वेश्चन दिया गया है। एलसीएम है 672, और पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा 100 बताइए। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 168। एचसीएफ हमको नहीं पता, एलसीएम देखे दिया 672, तो 672। आप यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 672 कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा। ये हो गया 96 गुना 168, नीचे आएगा 672। काटिए देखिए ये 4 से कट जाएगा ये वाला,
4 से 1 कट जाएगा कितना, 24 चौका 96। आपका एसएफ निकल के कितना आ गया, 24 आ गया। आपका इसका एसएफ कितना आ गया फ्रेंड्स, 24 आ गया। ठीक है, खत्म हो गया आपका। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट है, समझ में आया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फटाफट समझिए इसको भी। यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप का कि जांच करे कि, ठीक है, जांच करे कि, जांच करे कि क्या प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 8 का पावर n का अंक 5 पर समाप्त होता है, 5 पर समाप्त होता है, चेक करना। तो आप एक चीज जान लीजिए फ्रेंड्स, क्या जान लीजिए, आप एक चीज जान लीजिए कि जिसका देखिए ये n जो देखिए बिलोंग्स टू n दिया है तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n का वैल्यू अगर 5 के रूप में रहेगा तो ही आपका पावर में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर n का वैल्यू 5 के रूप में नहीं रहेगा, सब क्या बोल रहा हूँ, n यहाँ पर लेके चलता है 1 2 3 4 5 6, हाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए बात है कि आप एन यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि एन आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 8 का पावर जो एन है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए दो इसका कीजिए गुणनखंड अंदर वाले का। तो जब हम अंदर वाले का जब गुणनखंड करेंगे, जब अंदर वाले का जब गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर अगर आपको 5 मिल जाएगा, मतलब अगर आपका गुणनखंड खाली 5 के रूप में रहेगा तो ही आपका आंसर 5 आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अगर 5 का पावर 1 करेंगे देखिए 5 आएगा। 15 का पावर आप कीजिए 2, कितना आएगा आपका, 225, देखिए 5 आ गया ना। 25 करेंगे कितना आएगा, 625, देखिए 5 आ गया ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन में इकाई अंक पे अगर 5 है, अगर यहाँ पर 5 रहता तो आप पावर में कुछ भी लिखिए ना, यहाँ जो लिखे है कुछ भी लिखेंगे तो आपका आंसर 5 में ही खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रूफ हो गया कि समाप्त तो होगा नहीं, तो यहाँ पर लिखना क्या है आपको, नहीं। ठीक है, नहीं 8 का पावर n, ऐसे लिखना है कि 8 का पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं होता है। क्यों भाई, क्योंकि दिए गए संख्या का, ठीक है, दिए गए संख्या का इकाई अंक 5 नहीं है। अगर दिया हुआ संख्या का इकाई अंक 5 होता तो ये हम बोलते 5 पे समाप्त होता, अदरवाइज नहीं। सेम देखिए उसी हिसाब से एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, समझा गया ना। अब देखिए इसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन और देखिए मैं देता हूँ। देखिए यहाँ क्या, देखिए यहाँ पे चला आएगा आपका ये वाला सेकंड में आपसे देखिए पूछा है, यही वाला क्वेश्चन है कि 21 का पावर जो n जो है वो अंक 0 पर समाप्त होता है। अब बताइए 0, बस ये पूछता है 0 और 5। देखिए 0 का कंडीशन क्या है, वही सेम चीज, अगर आपका इकाई अंक पर 0 रहेगा तो ही आपका देखिए 0 पे समाप्त होगा। अगर आपका इकाई अंक पर 0 नहीं रहेगा तो आपका 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये निकल के आएगा। यहाँ भी आपका यही कथन होने वाला है क्या, कि नहीं 21 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि दिए गए संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है। अगर यहाँ पे इकाई अंक 0 हो जाता तो ये समाप्त होता 0 पे, और 0 नहीं है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर बोल रहा हूँ, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, 2 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आपको पता है कि वो क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना, वही वाला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है 8 नंबर पे, क्या आ गया, सब 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे। यहाँ देखिए बोला है व्याख्या करे कि 5 गुना 7 गुना 11
गुना 13 प्लस 55 भाज्य संख्या है। इसमें आपको व्याख्या करना है कि ये जो नंबर है एक भाज्य संख्या है। आप पहले ये बताइए फ्रेंड्स कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड होता है, मतलब जो नंबर खुद से कटे, एक से कटे और उसके अलावा भी किसी नंबर से कट रहा है। ठीक है, जो 2, 3, 5, 7, 11 मतलब उसके अलावा भी खुद से कट रहा है। तो यहाँ देखिए ये 55 है, कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे करना क्या रहता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए दो तरीका है, आप सबको गुना करके जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप उसका गुणनखंड निकाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है जो। और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक दिमाग लगा के कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए 55 ही तो लाना है। अब यहाँ पर 55 कैसे बनेगा, तो अगर हम 5 और 11 को साथ में ले लें तो 55 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 55, बचा क्या 7 और देखिए 13 बच गया हमारा, प्लस आ गया 55। यहाँ पर क्या हो गया 55 गुना 13 से, तो देखिए 91 हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 55, हो गया ना छोटा। और देखिए दोनों से हम कॉमन भी ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 91 प्लस बचेगा 1, यानी कि 55 गुना हो गया 92। आप इसको तो तोड़ दीजिए, आगे ब्रेक कर लीजिए, कितना आएगा, तो 55 का हो गया 5 गुना 11, अब 92 का हो जाएगा 2 गुना 23, 23 के 92 होता है। अब बताइए इतना बड़ा नंबर देखिए टूट गया, मतलब ये जो आपका जो नंबर था वो इतना बड़ा फॉर्म में टूट गया। कि क्या यह भाज्य संख्या है, क्या यह भाज्य संख्या है, तो बोले हैं कि नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में है, समझ में। क्योंकि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में, गुणनखंड नहीं गुणनफल के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 1.2 का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है, वह है 1.3, वही मैं आपको फटाफट कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट पार्ट है और यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया हूँ। इसके बाद फिर आपको मिलेगा एमसीक्यू का पूरा फुल वीडियो, जिसमें आपको मैं करीब 30 से 40 या मैक्सिमम आपको 50 करवाऊंगा, ठीक है। यानी समझिए कि आपको मैं केसी सिन्हा बुक का पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव का। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे वीडियो को देखना है और कमेंट करना है कि अच्छा लगा या नहीं, और उसको पूरा देख के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या है, मैं इसको बनाऊंगा ग्रीन मार्कर से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है क्या, पहला नंबर, सिद्ध करे कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन फिर से। सिद्ध करे कि, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है फिर कभी यहाँ √2 रहेगा, कभी √3 रहेगा, कभी √5 रहेगा। और देखिए इस बार आपका ये वाला देखिए क्वेश्चन आया था 2024 के एग्जाम में। सभी को ये वाला बनाने आता है बट ये वाला बनाना नहीं आता, जो कि देखिए दोनों सेम सेम ही है, दिख रहा है अलग लेकिन दोनों ही सेम है। बट फिर भी देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट बना के नहीं आए थे। तो आपको वो गलती नहीं करना है, इसलिए मैं आपको हर एक टाइप को मैं आपको समझाऊंगा जो जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए, ठीक है, सिद्ध करना। तो जब, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा अगर मान लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपए नहीं है, आपके पास 10 रुपए नहीं है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास 10 रुपए है और मैंने आपसे 10 रुपए मांगा, तो क्या आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। मतलब क्या हो रहा है कि आप जो है मेरी बातों का विरोधाभास कर रहे हैं, मतलब मेरी बातों को आप मतलब क्या बोलता है उसको, अब है ही नहीं आपके पास तो आप कहाँ से देंगे हमको, यही ना बात होगा। बस वही चीज आपका यहाँ पर भी होने वाला है। सिद्ध करने बोला है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे परिमेय संख्या। अगर हम जो अपना बात माने हैं, अगर हम अपनी बातों को गलत साबित कर देते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो आपका बात सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही चीज ये करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैं आपको लिख करके बताऊंगा और वैसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, आपको फुल मार्क्स आएगा।
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछता है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं। जब परिमेय संख्या है तो मैंने आपको बताया था इसीलिए कि परिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। जहां पर जो Q का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या, और P तथा Q जो है, P तथा Q का पूर्णांक उभयनिष्ठ नहीं है। पूर्णांक में बोल रहा हूँ, जैसे गुणनखंड गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं। मतलब कि जहां पर Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और P और Q का जो गुणनखंड जब करेंगे तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन है परिमेय संख्या का। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके P और Q का दोनों का अगर एक गुणनखंड सेम सेम आ गया, सॉल्व करने पे दोनों का गुणनखंड अगर सेम सेम आ गया तो समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा बात गलत प्रूफ हो जाएगा और ये आपका बात सच प्रूफ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब करना क्या है, कैसे ये आएगा देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं कि ये तो गुणनखंड तो कॉमन तो है नहीं, इसका मतलब कॉमन होता है, लेकिन कॉमन तो देखिए आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे √2 का करेंगे होल स्क्वायर, दिख रहा है ना। और यहाँ पे आपका आएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पर आपका आएगा P²/Q²। ठीक है, सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा निकल के, तो ये आ गया आपका 2Q² बराबर आ गया P²। यहाँ से अगर आप Q² का वैल्यू निकालेगा तो क्या निकल के आएगा, P², नीचे आ जाएगा ये 2। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि P² क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि P² क्या 2 से विभाजित है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर कोई किसी का वर्ग अगर कट जाता है किसी नंबर से तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, उस नंबर से कटेगा। जैसे कि अगर 25 कटता है 5 से, 25 कटता है 5 से, तो इस नंबर का अगर हम वर्गमूल निकालें और आ जाएगा 5, तो ये 5 भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये नंबर 5 हो गया और ये नंबर 5 का स्क्वायर। तो अगर किसी का वर्ग अगर किसी नंबर से कटता है तो वो सिंपल नंबर भी हमारा क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो जब देखिए यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि पी का एक गुणनखंड निकल के आ गया जो कि आपका 2 निकल के आया। क्यू का चेक कर लेते हैं, आपका ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आपको लेकर चलना है क्यू के लिए। अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ, अब यहाँ के बाद यहाँ पे आइए सेकंड नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका देखिए कट रहा है आपको यही मान के चलना है। तो अब यहाँ पे क्या मानेंगे, पी को हम मान लेते हैं 2K मान लेते हैं। के आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या, के मान लेते हैं। अच्छा सॉरी, पी तो देखिए कट जा रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पी को मान लिया 2K। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है इसमें आपको पुट करना है। तो चलते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, बस इतना ही तो काम खाली प्रूफ करना है कि क्यू किसी नंबर से कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2Q² बराबर हो गया P²। तो हो गया 2Q², पी के जगह पे आपका 2K पुट कर देंगे, क्या देखे निकल के आएगा, तो हो गया आपका 2Q² बराबर आ गया 4K²। 2 से कट जाएगा 2 बार में, आपका यहाँ पे Q भी कितना आ गया 2K²। यहाँ से आपका देखिए K² क्या निकल के आ जाएगा, Q²/2 आएगा निकल के। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि Q² भी क्या है, Q² भी 2 से, एक सेकेंड, Q² भी 2 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। समझा कुछ, यहाँ देखिए साफ साफ बोल रहा है कि पी और क्यू का कोई वायरस गुणनखंड तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर पी भी देखे 2 से कट रहा है और क्यू भी देखे 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पी और क्यू दोनों का सेम गुणनखंड कितना है, 2 है। यानी पी और क्यू का गुणनखंड उभयनिष्ठ है। देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थात, तो समझा दीजिए, अर्थात पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, जब 2 है तो बस हमारा बात गलत हो गया, और यह हमारा विरोधाभास करता है, और यह हमारा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, विरोधाभास करता है, इसीलिए √2a क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लीजिए, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √2a अपरिमेय संख्या है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले देखिए ये बता देंगे पी बटा क्यू के फॉर्म में, फिर समझाएंगे पी बटा क्यू और क्यू का गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सॉल्व कर रहे हैं, जब पी का निकाले क्यू का निकाले, तो क्या देख रहे हैं कि दोनों तो हमारा 2 से कट जा रहा है। जब दोनों हमारा 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या कि हम जो माने उसका ये विरोधाभास कर रहा है। और जब ये हमारा विरोधाभास कर रहा है, मतलब कि हम जो माने हैं हमको उसका उल्टा मानना चाहिए था, कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। और वही तो वो प्रूफ करने बोला है। तो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हल्का सा बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन सेम सेम है। आप समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि यहाँ से समझ में आ रहा है। एक मिनट, देखिए 3 नंबर का, तो यहाँ भी प्रूफ करने बोला है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए। तो वही चीज मान के चलेंगे कि माना माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जहां पर क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। ऊपर में हल्का सा थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस नंबर को भेज देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, समझेगा ध्यान से। तो पी बटा क्यू, ये आ गया यहाँ पे -5 हो गया, आ गया -√3, यहाँ पर आ गया ये, लेंगे तो कितना आएगा, P - 5Q। ऐसे लेंगे, माइनस देखिए भेज देते हैं नीचे में यहाँ पे, तो ये माइनस आ जाएगा, वो यहाँ पे चला आएगा ये। और यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -P + 5Q/, हो जाएगा Q। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, कि देखिए √3 जो है आपका ये क्या है, √3 जो है आपका ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा रूट में कोई नंबर दिख रहा है, अगर हम पी क्यू को अगर कुछ मानेंगे तो 1 2 3 4 के रूप में मानेंगे, रूट में तो मानेंगे नहीं। तो जब यहाँ पे कोई ये मेरा नंबर के फॉर्म में जब आएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको ये दिख रहा है कि जो आपका दाया पक्ष है वो आपका परिमेय संख्या है, और बाया पक्ष आपका क्या है, परिमेय संख्या है। बस आपको यहाँ पे वही लिखना है कि यहाँ दाया पक्ष परिमेय संख्या है, तथा बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है। जो बाया पक्ष है वो तो अपरिमेय संख्या है,
तो ये भी तो गलत हो गया ना, क्योंकि आरएचएस एनालिसिस जब प्रूफ होता है तभी तो हम लोग कुछ सही मानते हैं। तो बस हो जाएगा यहाँ पे कि यह हमारा विरोधाभास करता है, क्योंकि हम लोग जो माने थे उसके साथ दोनों तरफ हमारा इक्वल आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो इक्वल आ नहीं रहा। तो यह हमारा विरोधाभास करता है, इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आए समझ में? चलो, समझ में आ गया ये वाला। एक आपको हम ये वाला समझा देते हैं, अच्छा ये वाला नहीं, ये तो सेम सेम ही, ये वाला समझा देते हैं। अब मैं आपको कहानी नहीं लिखूंगा, बस ये वाला हल्का से मैं समझा दूंगा, बाकी आप ये वाला खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? कंप्लीट हो जाएगा वीडियो आप फटाफट। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, दिया है ये वाला। तो मान लेते हैं कि माना √5 - √2 3 है, √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या, देखिए यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो कोई नहीं कर पाया था, जो कि बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज, वही कंडीशन देखिए यहाँ भी निकल के आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जहां पर क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, बस इतना चलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों तरफ कर दीजिए वर्ग, यहीं पे तो पूरा खेल है। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आपको दोनों जगह पे रूट दिख जाए तो आपको वर्ग कर देना है, और अगर आपको रूट नहीं दिखे, अगर आपका एक नॉर्मल में है और दूसरा रूट में दिया है, तो आपको कुछ भी वर्ग नहीं करना। कितना हो जाएगा ये? तो √3 - √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर P/Q का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर हो गया ना, तो बोलेंगे A² यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस B², रूट हटेगा तो 2 आएगा, -2AB, तो √6 हो गया। यहाँ पर आ गया P²/Q²। कितना देखिए आ गया, 5 - 2√6 आ गया P²/Q²। अब देखिए यही चीज आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो आपको खुद से कर लीजिएगा। बस इससे क्या आगे करना क्या है, अब 5 को भेजेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये तो 2√6। हम इस पूरा को भेजते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 - P²/Q²। आ गया 2√6। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 5Q² - फिर √6, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5Q² - P², 2 आ जाएगा नीचे में, यानी कि 2Q²। यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, Q और P आप नंबर में ले लेंगे, और यहाँ देखिए रूट में है, तो आप कुछ भी करेंगे तो आपका परिमेय में आएगा। वैसे कि यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, तो यह हमारी बातों का विरोधाभास करता है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसीलिए यह अतः √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का बच गया, जो कि शांत और अशांत वाला है। मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में एक चीज, चलिए मैं लास्ट बता देता हूँ फिर से, क्या दिक्कत है। आता हूँ 1.4 पे। तो 29 दिया है, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, और 7 का पावर 5। 5 नंबर में बोला है आंसर लेके आइए। और यहाँ पर तो आपको जो बोला गया है, उन्हें चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 0.120, 1200, 1 2 3 बोलिए और 4 फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5.234, फिर यहाँ 6.573। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसने पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा सॉल्व करके आपको बताना है
कि इसका जो प्रसार है वो शांत है, मतलब कि इसको अगर हम काट देते हैं, मतलब देखिए शांत या अशांत का मतलब समझिए। अगर आपका नंबर पूरा पूरी कट जाए तो शांत कहलाएगा, और अगर आपका नंबर पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो एक निश्चित अंतराल पे रिपीट होना चाहिए। अगर निश्चित अंतराल पे रिपीट होगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो शांत है। ठीक। ये। और एक चीज और, अब शांत पहचानने का एक लक्षण और भी है कि अगर आपका हर, हर मीन्स नीचे वाला, ये नीचे वाला रहिए, अगर आपका हर या तो 2 के रूप में रहे, या तो 5 के रूप में रहे, या फिर 2 गुना 5, कि अगर आपका नीचे वाला वैल्यू 2 के रूप में रहे, क्योंकि हर नंबर 2 से कट जाता है, हर नंबर 5 से भी कट जाता है, और हर नंबर 10 से भी कट जाता है। तो अगर आपका नंबर नीचे वाला वैल्यू 2 के रूप में रहे, 2 के गुणनखंड के रूप में, या 5 के गुणनखंड के रूप में, या फिर 2 गुना 5 के गुणनखंड के रूप में अगर रहेगा, तो वो नंबर क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा, और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि वो नंबर शांत कहलाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले को ही आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये 17/8 निकालिए, कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि नीचे वाला नंबर देखे 2 के रूप में खाली है, तो हम लोग बोले कि ये नंबर शांत है। मतलब आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये नंबर 8 17 जो है 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसका देखिए करते हैं, चेक करके देख लीजिएगा, कट जाएगा। 343 जो होता है ये 7 का क्यूब होता है। अब देखिए ये तो 7 के फॉर्म में आ गया, 2 और 5 में तो आया नहीं, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर देखिए 6/15 है, यहाँ तोड़ते हैं तो ये देखिए 3 गुना 5। मैंने क्या बोला था, 2 गुना 5, लेकिन यहाँ 3 गुना 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर नंबर आपस में कटता है तो काट भी देंगे तो अच्छा रहे। देखिए 3 से ही कट जाता है 2 बार में, तो आपका यहाँ पे निकल गया 2/5, मतलब कि ये नंबर आपका देखिए 5 के रूप में है ना, तो भी हम ये क्या बोले कि ये नंबर क्या है, शांत है। यहाँ देखिए क्या है, 2 के रूप में भी है, 5 के रूप में भी, और 7 के रूप में भी देखिए दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको दे दिया 7, तो क्या ये शांत होगा, नहीं होगा, तो आपका ये भी अशांत हो जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या होगा, 5 के रूप में देखिए 5 का पावर 4 का मतलब 5 यहाँ पे 4 को दिया हुआ है ना, 5 यहाँ पे कितना 4 हुआ, देखो 2 का स्क्वायर 4 गुना 7, और 5 यहाँ पे 4 बार ये जो है दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था या तो 2 के रूप में रहे, या 5 के रूप में रहे, या 2 गुना 5 के रूप में रहेगा तो ही शांत होगा, ऐसे ही अशांत होगा। तो ये तो आपका शांत हो गया। और आप बोल रहे हैं इसका दशमलव प्रसार बताइए, तो बस भाग लगा दीजिएगा, और क्या, 28 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 5 में से 25, 25 25, 625, 625 से भाग लगाइएगा, आपको जीरो में कुछ भी निकल के आएगा, वो आपका आंसर। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या, मैंने आपको समझाया अभी। अगर खत्म हो जाता है एक निश्चित मतलब कि अगर कंप्लीट पूरा पूरी अगर कट जाता है, तो पूरा पूरी कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो भी आपको क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। और अगर देखें दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए क्या है, यहाँ देखिए 120, फिर 1200, फिर देखिए 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, क्या ये निश्चित अंतराल पर रिपीट कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, निश्चित अंतराल पे अगर रिपीट नहीं करेगा तो भी आपका ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और देखिए ये बार लगने का मतलब हो गया, बार का मतलब होता है रिपीट करना। 2 3 4 के ऊपर बार लगा, यानी अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा, अगला नंबर यहाँ पे 2 3 4 ही आएगा, फिर अगला नंबर 2 3 4 ही आएगा। ठीक है। और इसी चीज को ये खत्म नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया, तो इससे ये पता चलता है कि वो नंबर हमेशा रिपीट कर ही रहा है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत कहलाएगा, क्योंकि ये नंबर एक निश्चित अंतराल पर रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए कोई अता पता नहीं चल रहा, और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा, डॉट का मतलब, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, उससे शांत शांत होगी क्या, परिमेय परिमेय, तो आपका ये हो जाएगा परिमेय नंबर, और ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है। ओ माय गॉड, आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। ये वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देख लीजिएगा, और मैं जब क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा तो आप वहां पर जाकर के कुछ एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका पूरा पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। क्योंकि हम इंसान है, हम दूसरों का जब भला करेंगे तो खुद का भला होगा। दूसरों का विनाश चाहेंगे तो खुद का पहले ही विनाश होगा, क्योंकि ये थॉट आपके दिमाग में पहले आएगा। और अगर आप किसी का भला पहले करेंगे तो आपका भी भला जरूर होगा। ठीक है। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा आपने वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच। राधे राधे।